नमस्कार स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हैं। तो आज की हमारी जो क्लास का टॉपिक है वो है यूपीएससी की जो मुख्य परीक्षा होती है उसमें जो वैकल्पिक विषय है पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति विज्ञान, उसकी रणनीति पर चर्चा। अब जब हम इसकी रणनीति पर चर्चा कर रहे हैं तो सबसे पहले पॉइंट हमारा यही आता है कि हम किसी ऑप्शनल सब्जेक्ट का जब चुनाव करते हैं तो हमें कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब देखिए, सबसे पहले तो हम बात बात ये आती है कि कोई भी स्टूडेंट जब यूपीएससी में कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट लेता है तो वो सबसे पहले अपने इंटरेस्ट को देखता है, अपनी क्यूरियोसिटी को देखता है। और किसी भी सब्जेक्ट का अगर चुनाव है तो सबसे पहले किसी भी स्टूडेंट को यही देखना चाहिए कि उसका झुकाव किस ऑप्शनल सब्जेक्ट की तरफ ज़्यादा है, उसको इंटरेस्ट किस ऑप्शनल सब्जेक्ट में आता है। भाई, हो सकता है कि आपको ज्योग्राफी बहुत अच्छी लगती हो सकता है आपको पॉलिटिकल साइंस बहुत अच्छी लगती हो सकता है आपको हिस्ट्री बहुत अच्छा लगता हो। तो चुनाव का सबसे बड़ा आधार तो यही होता है कि सबसे पहले हमें अपना इंटरेस्ट देखना चाहिए, हमें अपनी जिज्ञासा देखनी चाहिए कि हम किस सब्जेक्ट को बिना थके लंबे टाइम तक पढ़ सकते हैं। और अधिकतर यही पैमाना होता है सब्जेक्ट के चुनाव का। लेकिन बहुत सी तकनीकी बातें भी होती हैं जो हमें अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट में जो है देखनी होती है। अब सबसे पहले तो मैं अगर पॉलिटिकल साइंस की ही बात करूं तो पॉलिटिकल साइंस में अगर कोई भी स्टूडेंट है और उसको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों को लेकर क्यूरोसिटी होती है, वो समझना चाहता है कि आज की डेट में जो तमिलनाडु वर्सेस जो केंद्र का विवाद है राज्यपाल की भूमिका को लेकर, ये जो भाषा विवाद है या नीट की परीक्षा को लेकर जो विवाद है वो क्यों हो रहा है, यानी कि भारत में संघवाद की भूमिका क्या है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संघवाद की भूमिका क्या होती है। इसी तरीके से आपने देखा होगा कि अगर हम संघवाद के संदर्भ में ही देखें तो कर्नाटक में भी भाषा विवाद है। इसके अलावा अगर हम वेस्ट बंगाल की बात करें तो राज्यपाल को लेकर, राज्यपाल की भूमिका को लेकर विवाद, महाराष्ट्र में भी राज्यपाल की भूमिका को लेकर विवाद, और पंजाब में भी राज्यपाल की भूमिका को लेकर विवाद रहा। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो संघवाद, जिसको हम कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कहते हैं, वो कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म की तरफ या कोएरेसिव फेडरलिज्म की तरफ बढ़ रहा है। तो इनका मतलब क्या होता है, और अगर आप इन चीज़ों को सही ढंग से जानना चाहते हो तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल साइंस उसमें सहायक है। कई बार हमारे अंदर जिज्ञासा के विषय ऐसे आते हैं कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अभी ईरान के द्वारा, इजराइल के द्वारा ईरान पर अटैक किया गया, अमेरिका के द्वारा ईरान पर अटैक किया गया, या रसिया के द्वारा यूक्रेन पर अटैक किया गया, तो यहाँ पर एक पॉइंट उभर कर आता है पावर पॉलिटिक्स वर्सेस मॉरल पॉलिटिक्स। तो ये पावर पॉलिटिक्स क्या है या फिर ये जो मॉरल पॉलिटिक्स है वो क्या है। क्या हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जो वैश्विक स्तर पर देखें तो क्या पावर पॉलिटिक्स को बढ़ावा मिल रहा है। तो जब इस चीज़ को हम देखते हैं और हमारे अंदर इस तरह की जिज्ञासा आती है तो एक थिंकर्स हैं मार्गेन थाउ। तो ये जो मार्गेन थाउ है, इन्होंने यथार्थवाद का सिद्धांत दिया इंटरनेशनल रिलेशन में। तो वाकई आप वैश्विक संरचना को समझना चाहते हो, आप समझना चाहते हो कि भाई जो वैश्विक स्तर पर जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध कैसे स्थापित होते हैं, वहाँ भारत की भूमिका क्या है। यानी कि कहने का मतलब है कि भारत बहुपक्षवाद को अपनाता है, भारत ब्रिक्स का भी सदस्य देश है, भारत एससीओ का भी सदस्य देश है। उधर भारत क्वाड का सदस्य देश क्यों है, भारत I2U2 का सदस्य देश क्यों है। भारत जो वैश्विक दक्षिण यानी कि ग्लोबल साउथ पर क्यों फोकस कर रहा है। इसके अलावा कई तरह के विचार हमारे अंदर आते हैं, जैसे जस्टिस को लेकर रॉल्स ने जस्टिस का सिद्धांत दिया। आज हम आरक्षण नीति को अफर्मेटिव एक्शन के रूप में अपनाते हैं, जिसको सकारात्मक कार्रवाई कहते हैं। तो ये जो सकारात्मक कार्रवाई है, रॉल्स का न्याय सिद्धांत क्या है, उसमें अफर्मेटिव एक्शन क्या है, आज के संदर्भ में हम इसको देखते भी हैं। हम शक्ति की बात करते हैं,
तो आपने देखा होगा कि फूको एक समकालीन थिंकर्स हैं और उन्होंने शक्ति का एक सर्वव्याप्त सिद्धांत दिया। तो कुल मिलाकर यहाँ पर मैं जो है पॉलिटिकल साइंस के विषय में नहीं बता रहा, मेरा बताने का उद्देश्य यही था आप लोगों से कि अगर आपको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों को लेकर एक जिज्ञासा पैदा होती है, आपको एक इंटरेस्ट पैदा होता है, ठीक है, आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी आती है, तो डेफिनेट पॉलिटिकल साइंस आपके लिए बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये पॉलिटिकल साइंस जो सब्जेक्ट है, ये कहीं ना कहीं जो है आपको एक कहने का मतलब है सूचित एक नागरिक बनाता है, विवेकशील नागरिक बनाता है, आपको एक सक्रिय नागरिक से बनाता है। तो व्यवहारिकता में भी अगर आप देखोगे तो पॉलिटिकल साइंस के बड़े ही जो है यूज हैं, ठीक है। वैसे हमें ऑप्शनल सब्जेक्ट हमेशा अपने इंटरेस्ट के हिसाब से ही लेना चाहिए, लेकिन यहाँ बात करने का मेरा मकसद आप लोगों के समक्ष ये था कि वाकई अगर आप राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरों में जिज्ञासा रखते हो तो पॉलिटिकल साइंस आपके लिए बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, ठीक है। ये इस क्लास में हम इसकी रणनीति पर चर्चा तो करने वाले हैं, साथ में इस क्लास में हम इस बात को भी लेकर डिस्कशन करेंगे कि हम कैसे अच्छे मार्क्स को ला सकते हैं, यानी कि 300 प्लस कैसे मार्क्स हमारा आ सकता है। और ये ऐसा नहीं है कि मैं हाइपरबोल करके आपको पढ़ा रहा हूँ, 300 प्लस मार्क्स आते भी हैं, ठीक है। उसके अलावा हमारी क्या रणनीति होनी चाहिए पीएसआईआर को लेकर, क्या ये जीएस के अन्य सब्जेक्ट यानी कि जीएस के साथ एसए के साथ क्या ओवरलैप करता है नहीं करता, तमाम तरह की बातों पर हमारी चर्चा होगी। हालांकि मेरा बैच करोल बाग में ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीके से स्टार्ट हो रहा है और ये 14 जुलाई 2025 से स्टार्ट होगा और ये 3 PM यानी कि 3 बजे से क्लास इसकी स्टार्ट होगी। अब चलिए देख लेते हैं हम। सबसे पहले तो हमारे दिमाग में एक बात आती है कि कई तरह के मिथ होते हैं कि हम पीएसआईआर का चुनाव क्यों नहीं करते, उसका क्या रीज़न है। तो सबसे पहले हम उन मिथों की बात कर लेते हैं कि हमारे सामने कई तरह के मिथ होते हैं, भ्रम होते हैं। तो आपने देखा होगा कि यहाँ पर अगर हम देखें तो जैसे राजनीति विज्ञान से जुड़े प्रमुख भ्रम और उनकी सच्चाई। देखिए सबसे बड़ा भ्रम तो आपके समक्ष ये होता है, जैसे मैंने कई बच्चों को देखा भी है सुना भी है, वो कहते हैं कि भाई ये जो पॉलिटिकल साइंस का जो विषय है वो केवल आर्ट्स बैकग्राउंड्स के लिए है, जबकि ऐसा नहीं है। यानी कि पीएसआईआर की अगर आप अप्रोच देखोगे तो ये एनालिटिकल है, यानी कि विश्लेषणात्मक है। तो यहाँ आर्ट से तो कोई मतलब ही नहीं बनता भाई। अगर आप समकालीन घटनाओं को, अगर आप उनके प्रति इंटरेस्ट रखते हो, आपकी सोच विश्लेषणात्मक है, तो ऑब्वियस सी बात है आर्ट्स बैकग्राउंड के लिए बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, ठीक है। आपने देखा होगा कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के गौरव अग्रवाल थे और इनकी रैंक 1 थी 2013 में और पीएसआईआर से ही इन्होंने टॉप किया था। दूसरा भी एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, जुनेद अहमद जो कि एयर थर्ड यानी कि तीसरी रैंक थी 2018 में, और ये भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड थे और इन्होंने पीएसआईआर में जो है इन्होंने चुना था पीएसआईआर को। इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ आर्ट्स बैकग्राउंड के ही बच्चे इसको पीएसआईआर को तैयार कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। जो साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, क्योंकि अप्रोच इसकी जो है व्यवहारिक और एनालिटिकल होती है। दूसरा एक और अगर हम मिथ देखें तो जैसे एक भ्रम ये भी है कि इसमें थ्योरी ज़्यादा होती है और ये रटने की चीज़ है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। इसमें अगर आप देखोगे तो विचारधाराओं की बात है, लेकिन विचारधारा कौन सी? क्या हमें जस्टिस को नहीं समझना चाहिए? समानता क्या होती है, न्याय क्या होता है, ठीक है, लोकतंत्र का मतलब क्या है, ठीक है, स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है। यानी कि इन विचारधाराओं को अगर आप गहनता के साथ समझते हो तो व्यवहारिकता में चीज़ों को भी आप बेहतर तरीके से समझ पाते हो। जैसे आपने देखा होगा कि समानता का मतलब क्या है। देखिए समानता का मतलब सबको समान बनाना नहीं होता। समानता का मतलब ये होता है कि, जो सामाजिक और आर्थिक रूप से जो पिछड़ा है
यानी कि कहने का मतलब है कि जो विषम परिस्थिति वाले लोग हैं उनके लिए विषम कानून जो है या नियम होने चाहिए। तो और यही कारण है, आपने देखा होगा कि भाई जो जिनका बैकग्राउंड पिछड़ा हुआ होता है तो उनको विशेष सुविधा देखें, जैसे हम आरक्षण की बात कर सकते हैं, तो उनको बराबर लाने का प्रयास किया जाता है। तो यहाँ पर अगर हम समानता की ही बात करें तो समानता में अवसरों की समानता पर बल देने का प्रयास होता है। खैर, तो ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें रटने की बात है, क्योंकि इस तरह की विचारधाराएं आपकी जीएस में भी काम आती हैं और वैसे भी आपको इन चीज़ों को समझना भी चाहिए। अब जैसे आपने देखा होगा कि जॉन रॉल्स ने थ्योरी का सिद्धांत यानी कि जस्टिस का सिद्धांत दिया, और उसमें अफर्मेटिव एक्शन क्या है, सकारात्मक कार्रवाई आरक्षण के रूप में है। तो यानी कि ये भ्रम भी आप लोगों का बिल्कुल गलत है। अब एक तीसरा भ्रम आपके साथ आता है कि इसमें नंबर कम आते हैं और यह स्कोरिंग नहीं है, जबकि ये सोच भी आप लोगों की बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं है। देखिए, पीएसआईआर एक हाईली स्कोर विषय है और मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि स्टूडेंट जो है इसमें लगभग 60, 62, 63% तक भी जो है मार्क्स लेके आते हैं। आप खुद भी देखिए कि जीएस जो 1000 नंबर का होता है, 4 पेपर होते हैं, वहाँ पर आप पूरे 15-18 महीने तैयारी करते हो, और जबकि यहाँ पर अगर 6 महीने ऑप्शनल सब्जेक्ट में अच्छे से तैयार कर लेते हो। और खासकर मैं पीएसआईआर की बात करूँ तो जहाँ जीएस में आप मार्क्स लाते हो लगभग 42 से 47, 48%, क्योंकि 1000 मार्क्स में से 500 क्रॉस आप कर ही नहीं पाते, और वहीं आप ऑप्शनल सब्जेक्ट में से आप 300 क्रॉस भी कर जाते हो, 320 तक, 318, 319 यहाँ तक भी नंबर आपके आए हुए हैं। तो आप कैसे कह सकते हो कि ये स्कोरिंग नहीं है? तो स्कोरिंग तो है, ठीक है। और आप देखिए कि भाई टॉप मोस्ट जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है उनमें एक राजनीति विज्ञान भी है। तो यानी कि ये इस तरह का जो भ्रम है वो भी आप लोगों का गलत है, और ये हाई स्कोरिंग है, ठीक है। और इसमें अगर उत्तर लेखन का अभ्यास बहुत अच्छे से करें और इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच अपनाएं, यानी कि को रिलेट करना, यानी कि फर्स्ट पेपर को सेकंड के साथ, सेकंड को फर्स्ट पेपर के साथ, और इस तरीके से अगर आप आंसर को एक तरीके से क्रिएटिव बनाते हो तो डेफिनेट है मार्क्स आपके बहुत अच्छे मिलते हैं, ठीक है। बशर्ते कि आप जो है इंटरलिंक करना आप सीख जाएं, और इंटरलिंक करना तभी आप सीख पाते हो जब आप व्यवहारिक तरीके से आप पीएसआईआर को पढ़ते हो। ओके, अब जैसे एक एग्जांपल भी देखो, जैसे विशाखा यादव हैं, 2019 में 6ठी रैंक आई थी और इनके पीएसआईआर में 320 प्लस मार्क्स थे। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो मधुमिता है, एयर 86 2023, पीएसआईआर में 300 प्लस मार्क्स हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि भाई पीएसआईआर में स्कोरिंग नहीं होता है, मार्क्स अच्छे भी आते हैं, बशर्ते कि आपका जो है पढ़ने का तरीका या फिर आंसर राइटिंग का तरीका आपका अच्छा होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे कई बार क्या होता है कि एक भ्रम आप लोगों के ये भी होता है कि ये विषय बड़ा विशाल है, वास्ट है, कवर करना बड़ा मुश्किल है। देखिए, पीएसआईआर का सिलेबस ना तो बहुत छोटा है और ना ही बहुत बड़ा है, ठीक है। लेकिन अगर आप सही रणनीति अपनाते हो, क्योंकि रीजन क्या है कि देखिए, अगर आप किसी भी सब्जेक्ट को 100% तैयार करते हो तो आपका, मुझे लगता है कि आप नहीं कर पाओगे, और व्यवहारिकता में ये संभव भी नहीं है, ठीक है। तो होता क्या है कि एक रणनीति अपनाई जाती है, हमें ये देखना होता है कि भाई जो कौन कौन से जो है टॉपिक्स हैं बेहतर हैं, कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो एक रणनीति के तहत आप सिलेबस को छोटा भी कर सकते हो। और ये पीएसआईआर ऐसा नहीं है, अगर आप चाहो तो 4 या 5 महीने में भी बहुत अच्छे से इसको तैयार किया जा सकता है, बशर्ते कि आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, ठीक है। तो आप उसके सिस्टमिक नोट्स बनाइए, टीचर की आप हेल्प लीजिए, टाइम मैनेजमेंट करिए, वगैरह वगैरह। तो आप डेफिनेट है, समाधान ये है कि आप तोड़ तोड़ के पॉलिटिकल साइंस को पढ़िए, जैसे पॉलिटिकल थ्योरी अलग हो गया, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स अलग हो गया, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स आईआर अलग हो गया, इंटरनेशनल रिलेशन, मतलब इस तरीके से। तो आप बड़े आराम से 4-5 महीने में बहुत अच्छे से इसको तैयार कर सकते हो। इसके अलावा अगर हम देखें तो अगर मैं और भी पॉइंट, जैसे एक भ्रम आप लोगों का ये भी है कि ये हाईली इंटेलेक्चुअल है, इसको हर बच्चा तैयार नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है। आर्ट्स बैकग्राउंड के या ग्रामीण पृष्ठभूमि के भी ऐसे कई एग्जाम्पल है।
जिन्होंने PSIR में बहुत अच्छे मार्क्स लेके आए हैं। तो यहाँ पर राजनीति विज्ञान में डेफिनेट है, गहराई जरूर है, नो डाउट। लेकिन अगर आप जैसे यदि कोई छात्र NCT है, NCERT है, बेसिक बुक्स है, या उत्तर लेखन पर अगर अच्छे से फोकस करता है तो डेफिनेट है आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो। कंसेप्ट क्लियरिटी आपकी होनी चाहिए, आपका एक तरीके से इंटरलिंकेज अच्छा होना चाहिए, फर्स्ट का सेकंड के साथ, सेकंड का फर्स्ट के साथ, ठीक है। और एक एग्जाम्पल दे के अगर आंसर को आप समझाओगे, केस स्टडी का यूज करोगे, तो डेफिनेट है आपका मार्क्स बहुत अच्छा आएगा। तो यहाँ पर जैसे मध्य वर्गीय है, सामान्य पृष्ठभूमि के कई छात्र हैं जिन्होंने GS भी मुश्किल से किया था और PSIR में उन्होंने 290 प्लस मार्क्स भी लेके आया है, ठीक है। एक भ्रम आपके साथ ये भी होता है, जैसे इंटरनेशनल रिलेशन वाला जो भाग है केवल करंट अफेयर्स होता है, जैसे IR वाला पार्ट करंट अफेयर्स होता है। कई बच्चों के मतलब मैंने जब ऑप्शनल सब्जेक्ट, जैसे मैं करोल बाग में पढ़ाता ही हूँ, तो कई बार मेरे से स्टूडेंट करते हैं सर IR तो पूरा करंट अफेयर्स है, ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर आप देखोगे तो बहुत सी चीज़ें आपकी स्टैटिक भी आती हैं। जैसे आप देखोगे भारत और पाकिस्तान का संबंध देखो, क्या भारत और पाकिस्तान के इतिहास को आप बदल दोगे? क्या चाइना और भारत के इतिहास को आप चेंज कर दोगे? आप ही बताइए। भाई भारत और चाइना का इतिहास सहयोग और संघर्षपूर्ण रहा है, सहयोग भी हुआ है, संघर्ष भी रहा है, ठीक है। भारत और चीन का युद्ध 1962 में हुआ, क्या चेंज हो गया? ठीक है, तो ऐसा तो नहीं है। लेकिन जब भारत और चीन संबंधों की बात आती है तो कहीं ना कहीं आप पीछे का इतिहास भी तो आप जानोगे, लिखोगे, क्वेश्चन में पूछा भी जाता है। मान लीजिए सिंधु जल संधि समझौता है, लेकिन आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के साथ भी हमारा संबंध सहयोग का भी रहा, संघर्ष का भी रहा, ठीक है। तो कुल मिलाकर ऐसा नहीं है कि भाई पूरा एक करंट अफेयर्स ही है, लेकिन बशर्ते कि आपका तरीका होना चाहिए। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ, जैसे एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, ठीक है, आपका क्वाड है, आपका ब्रिक्स है, आदि मुद्दे हर साल पूछे जाते हैं, भले कोर टॉपिक्स हैं। तो यहाँ केवल करंट थोड़ी है, यहाँ एक रणनीतिक दृष्टिकोण अपनाया जाता है। जैसे भारत की विदेश नीति क्या है, भारत बहुपक्षवाद पर बल देता है, उधर एक तरफ तो वो ब्रिक्स का SCO का सदस्य देश भी है, उधर वो दूसरी तरफ क्वाड और I2U2 का भी सदस्य देश है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि एक रणनीतिक हमारा जो है एक दृष्टिकोण होना चाहिए, तो हम आसानी के साथ जो है करंट पार्ट्स को भी बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा कि GS में ओवरफ्लो होना, ओवरलैप होना, ये बात सही है कि GS के साथ PSIR का बहुत अच्छा ओवरलैप है। और खासकर GS का तुम सेकंड पेपर देखोगे तो लगभग 60 से 70% तो पूरा ओवरलैप हो जाता है, ठीक है। तो इवन ये है कि अगर आप पॉलिटिकल साइंस को भी बहुत अच्छे से तैयार कर लेते हो तो आपका GS का सेकंड पेपर तो वैसे भी आपका तैयार हो ही जाता है। तो ओवरलैपिंग डेफिनेट है। लेकिन आप देखोगे कि GS का जब आंसर आप लिखते हो तो उसका आंसर लिखने का तरीका अलग होता है, PSIR में जब आंसर लिखते हो उसका लिखने का तरीका अलग होता है, और इस अप्रोच को आप समझ लेते हो तो डेफिनेट है फिर आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर नुकसानदायक है ओवरलैप होना, क्योंकि रिपीटिशन होगा, ऐसा नहीं है। आपने देखा होगा कि अलग अप्रोच के साथ आंसर आता है। जैसे GS और PSIR का ओवरलैप स्मार्ट स्ट्रेटजी एक तरीके से, ठीक है। अगर छात्र एक ही टॉपिक को GS और PSIR दोनों में अलग अलग दृष्टिकोण से लिखना सीख ले तो वह समय बचाते हुए बेहतर गुणवत्ता दे सकता है। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, आपने देखा होगा कि जैसे संघवाद है, अब जब GS के सेकंड पेपर में इसको लिखा जाता है तो प्रशासनिक दृष्टि से लिखा जाता है, लेकिन जब PSIR में फेडरलिज्म को आप लिखोगे तो वहां पर सैद्धांतिक और व्यवहारिक दृष्टि से लिखा जाता है, तो दोनों की अप्रोच अलग हो जाती है। तो ऐसा भी नहीं है। अब एक सबसे आखिरी भ्रम बच्चों के दिमाग में ये आता है, स्टूडेंट के दिमाग में, कि सर ये जो PSIR है क्या नौकरी या कैरियर स्कोप नहीं है, केवल UPSC तक सीमित है? ऐसा नहीं है। आप देखोगे तो इसमें कैरियर अप्रोच अलग अलग भी है। आप जैसे आप UGC नेट है, अकादमिक क्षेत्र में आप यूनिवर्सिटी में जा सकते हो, कोई थिंक टैंक बॉडी है वहाँ पर आप जा सकते हो, इंटरनेशनल अफेयर्स है, NGO वगैरह हैं, ठीक है। तो अलग अलग सेक्टर हैं। तो PSIR ऐसा नहीं है कि सिर्फ UPSC तक सीमित है, यानी कि कहने का मतलब है ये मल्टी डायमेंशनल जो है अप्रोच रखता है। ओके, चलिए
तो यहाँ तक तो आपको चीज़ें दिमाग में समझ में आ गई होंगी। अब कुछ अन्य तथ्य भी हम देख लेते हैं, जैसे मैं आपको बताऊं। अब जैसे आप खुद देखिए कि एक स्ट्रेटजी आप अपनाइए। जैसे यहाँ पर देखिए, मैंने कुछ स्टूडेंट के मार्क्स लिए हैं भाई, 2000 जो है लगभग 10 सालों का। अगर हम जैसे मान लीजिए 2017 से देखें, तो पीएसआईआर में आप मार्क्स देखिए, तो ऐसा नहीं है कि पीएसआईआर स्कोरिंग नहीं है। 2017 में अंकिता चटर्जी की 14वीं रैंक थी, उनके 318 मार्क्स थे, जिसमें पेपर फर्स्ट में 162 थे और पेपर सेकंड में 156 थे। यहाँ पर जैसे 2018 में कन्नन गोपीनाथन है, छठी रैंक थी, 319 नंबर थे। यहाँ पर 2019 में जैना शुभांगी है, 7वीं रैंक थी, 320 नंबर थे। तो आप सभी का अगर आप पीएसआई या मार्क्स टोटल देखें, तो आप देख पा रहे हो कि 60 से 64% भी जो है स्टूडेंट को मिला है। आप थोड़ी सी सही ढंग से अगर आप रणनीति अपनाते हो, तो आप इसमें बेहतर स्कोर बड़े आराम से ला सकते हो। मैं अमूमन, यानी कि कहने का मतलब है 260 270 तो बड़े आराम से आप लेके आ सकते हो, लेकिन थोड़ी सी अप्रोच अगर बढ़ाओगे तो 300 प्लस भी आप कर सकते हो। ओके, ये एग्जाम्पल है आप लोगों के साथ। ऐसे यहाँ पर 2022 देखो, 2023 देखो, तो कुल मिलाकर कहने का मतलब है कि ये स्कोरिंग आपको दिखाई दे रहा होगा। लेकिन वहीं जीएस के साथ आप कंपैरिजन करो। अब जैसे मैं अगर 2023 का ही रिकॉर्ड देखूं, आदित्य श्रीवास्तव, भाई टोटल इनका कुल स्कोर 1099 था। अब जीएस के इनके फर्स्ट पेपर में 104 थे, जीएस में 132, जीएस के थर्ड में 95 और यहाँ 143, तो टोटल थे इनके 474, यानी कि 1000 में से। इसका मतलब 50% से कम, यानी कि 47.4% हुआ। ऐसे ही आप अलग अलग स्टूडेंट का आप देखिए, इशिता किशोर का देखो 451, 2021 में श्रुति शर्मा का 494, आपका 2020 में शुभम कुमार का 424, जैसे आप देख रहे होगे 424, ठीक है। आपका 2019 में प्रदीप सिंह का 481, कनिष्क कटारिया का 448, अनुरूप का जो है 477, ऐसी नंदनी के आर का 454। इसी तरीके से तुम देखोगे टीना ढाबी का 424 और इरा सिंगल का जो है 450। तो कुल मिलाकर यहाँ मेरा बताने का मकसद आपसे ये था कि जीएस के चारों पेपर 1000 मार्क्स के होते हैं और लगभग अमूमन 1.5 साल से 2 साल स्टूडेंट इसको दे देता है। आप कम से कम ये मान के चलो कि लगभग 15 से 18 महीने तो जीएस को बच्चा देता ही देता है। वहाँ पर आप 50% भी आप नहीं, 50% से भी ऊपर नहीं ला पाते हो, ठीक है। और वहाँ स्कोरिंग आपका रहता है लगभग 42 से 48 या 49%। वहीं पर ऑप्शनल सब्जेक्ट में आप देखोगे तो वहाँ पर अगर आप अच्छी सी मेहनत कर लेते हो तो वहाँ पर 60 से 65% भी आपका मार्क्स। और मैं ये वो मार्क्स बता रहा हूँ जहाँ स्टूडेंट लेके आए हैं, ठीक है। तो आप खुद से आप चुनाव करिए, आप देखिए कि आपको किस तरीके से अपनी स्ट्रेटजी बनानी होती है। तो यहाँ तक चीज़ें आप लोगों को बेटर समझ में आ गई होंगी। लेकिन बात यहाँ पर आती है अब ये है कि पीएसआईआर क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है, हमें पीएसआईआर क्यों लेना चाहिए। देखिए, सबसे बड़ी बात इस सब्जेक्ट की खूबी यही है कि ये बोरिंग सब्जेक्ट नहीं है, यानी कि कहने का मतलब है कि ये इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। और दूसरी बात ये है कि इसकी सबसे अच्छी खास बात ये है कि इसका जीएस के साथ ओवरलैपिंग बहुत अच्छा है, निबंध के साथ भी इसकी ओवरलैपिंग है और इंटरव्यू में भी इसकी ओवरलैपिंग आ जाती है। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब है कि आप एक ही तीर से कई निशाने लगा सकते हैं, अगर मैं कहावत के रूप में कहूँ तो। अब खुद सोचिएगा, जब इस क्लास को देखने के बाद आप खुद एनालिसिस करिएगा कि पीएसआईआर क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब देखिए, सबसे बड़ी बात तो यही है कि जीएस पेपर से इसका व्यापक ओवरलैप है। और ओवरलैप भी देखिए, सबसे बड़ा लाभ यही है कि ये लगभग पीएसआईआर का 60 से 70% हिस्सा सीधे जीएस का जो सेकंड पेपर होता है, एसए है या इंटरव्यू से ओवरलैप करता है। लगभग कहने का मतलब है कि आपकी समय की बचत तो हो ही रही है,
जो समय आप जीएस में जहाँ लगाओगे, तो कहीं ना कहीं अगर आप ऑप्शनल सब्जेक्ट में उस चीज़ को पढ़ लेते हो तो जीएस में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बस थोड़ी सी अप्रोच चेंज हो जाती है। ठीक है, तो उसको टीचर बता देता है कि क्या किस तरीके से जीएस का आंसर लिखा जाता है, किस तरीके से ऑप्शनल का आंसर लिखा जाता है। ठीक है, तो ये क्लास में मैं आप लोगों को बताता भी हूँ। अब जैसे खुद देखो कि जीएस का सेकंड पेपर में जैसे भारतीय संविधान है, संसद है, कार्यपालिका है, ये ओवरलैप है। जैसे गवर्नेंस का टॉपिक जीएस के सेकंड पेपर में शासन है, लोकतंत्र है, नीति निर्माण है, ये पीएसआईआर में भी है। आपका भारत की विदेश नीति है, वैश्विक संगठन है, जीएस के सेकंड पेपर इंटरनेशनल रिलेशन में है। आपका राजनीतिक विचारक जैसे रॉल्स है, अंबेडकर है, या फिर जैसे गांधी है। ठीक है, ये आप इसका फायदा आप एसए में भी उठाते हो, एथिक्स में भी, इंटरव्यू में भी ओवरलैपिंग हो रहा है, पीएसआईआर में तो पढ़ते ही हो आप। तो एक सबसे बड़ी बात ये है कि एक सबसे खास अगर हम पॉइंट की बात करें तो पीएसआईआर इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि इसका लगभग 60 से 70% जो हिस्सा है वो जीएस के साथ, एसए के साथ और इंटरव्यू के साथ जो है ओवरलैप करता है। और इस सब्जेक्ट की सबसे अच्छी जो बात है वो यही है। अब देखिए यहाँ पर जैसे आंसर राइटिंग है। आंसर राइटिंग में जब भी आप पीएसआईआर की आंसर राइटिंग करते हो तो इसमें स्पष्टता है और उत्तर लिखने की कला को प्रभावी ये बनाता भी है। क्योंकि कैसे आंसर राइटिंग होनी चाहिए, तो कहीं ना कहीं पीएसआईआर की इस मामले में स्पष्टता होती है। ठीक है, पीएसआईआर में जब आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करते हो तो इससे कहीं ना कहीं जीएस है, निबंध है, इसमें भी आंसर राइटिंग की जो है प्रैक्टिस में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाती है। इसके अलावा आप देखोगे कि पर्सनैलिटी टेस्ट है, उसमें गहराई से ये मदद करता है। क्योंकि कोई ना कोई जब आपका इंटरव्यू चल रहा होता है तो उस टाइम कोई ना कोई अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय खबरें होती हैं। अब कंसेप्ट क्लियरिटी आपकी पहले से ही होती है, तो चीज़ों को बस जोड़ना होता है। तो इसका मतलब आपके इंटरव्यू में भी बड़ा फायदेमंद ये रहता है। ठीक है, अब जैसे मान लो आज ही हमारा, मान लो ये जुलाई के महीने में मान लीजिए इंटरव्यू चल रहा है, तो आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र में भाषा विवाद का मुद्दा मराठी वर्सेस हिंदी का मुद्दा है, इंटरव्यू में डेफिनेट पूछा जाएगा। तो आप इस चीज़ को कैसे क्लेरिफाई कर पाओगे? क्योंकि जब पीएसआईआर में आप फेडरलिज्म को पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं केंद्र और राज्यों के बीच में विवादों को भी पढ़ोगे। तो डेफिनेट है पीएसआईआर आपको इंटरव्यू में बहुत हेल्प करता है, क्योंकि कंसेप्ट क्लियरिटी आपकी पीएसआईआर से हो जाती है। ठीक है, और मोस्टली इंटरव्यू में आप देखोगे 70-80% क्वेश्चन यही पूछे जाते हैं जो आसपास राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरें चल रही होती हैं। ओके, मार्क्स देने वाला विषय है, स्कोरिंग ऑप्शनल तो है ही, आपको पता है, मैंने बताया 300 प्लस भी आप ला सकते हो। कोई टेक्निकल बैकग्राउंड की आवश्यकता नहीं है, ये भी मैंने बताया। और काफ़ी बच्चे हैं जो टेक्निकल बैकग्राउंड के अच्छे मार्क्स लेके आते हैं। समसामयिकी मुद्दों से सीधा संबंध है, भाई करंट अफेयर्स के साथ सीधा संबंध है। और अध्ययन सामग्री और गाइडेंस की प्रचुरता। कहने का मतलब है कि इसमें आप लोगों को कहीं दिक्कत नहीं है, अध्ययन सामग्री भी आपके पास है, गाइडेंस भी है। और अब तो वैसे भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई का ज़माना है, तो अब जो है वैसे भी कंटेंट की आपके पास कोई कमी नहीं है। ठीक है, तो आप एआई का सहारा लेकर बहुत अच्छा कंटेंट भी आप यूज़ कर सकते हो, बशर्ते कि उसमें एक टीचर की गाइडेंस होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए जैसे मैंने कहा कि अब इसको हम थोड़ा सा धरातल पर देख लेते हैं कि ओवरलैपिंग ये कैसे जीएस के साथ कर लेता है। हम एक एक करके क्वेश्चन देखेंगे, थोड़ा सा एक आइडिया आप लोगों को लग जाएगा कैसे ओवरलैपिंग हो जाती है। ठीक है, कैसे क्वेश्चन आपके आते हैं, जैसे जीएस का सेकंड पेपर और पीएसआईआर का पेपर फर्स्ट। तो आप देखोगे कि जैसे मैंने यहाँ पर अगर आपको मैं बताऊं, संवैधानिक व्यवस्था और पृथक्करण का सिद्धांत है, तो ये जीएस के सेकंड पेपर और पीएसआईआर का फर्स्ट पेपर उसके साथ मैचिंग है। अब जैसे 2020 में एक क्वेश्चन पूछा था जीएस के सेकंड पेपर में कि न्यायिक कानून निर्माण शक्तियों के प्रतिकरण सिद्धांत के विपरीत है।
भारतीय शासन प्रणाली के संदर्भ में चर्चा कीजिए। तो पीएसआईआर के साथ ओवरलैपिंग कर रहा है ये। और वहीं राजनीति विज्ञान में भी क्वेश्चन पूछा गया राजनीतिक सिद्धांतों से कि शक्तियों के प्रतिकरण सिद्धांत की व्याख्या कीजिए और भारत जैसे संवैधानिक लोकतंत्रों में इसकी प्रासंगिकता पर चर्चा कीजिए। तो ऑब्वियस सी बात है कि जहां आप पीएसआईआर में जब सेपरेशन ऑफ पावर शक्ति प्रतिकरण के सिद्धांत को पढ़ते हो तो वहां पर जीएस में आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। वहीं पर आप जीएस का जैसे सेकंड पेपर है और पीएसआईआर पेपर फर्स्ट है, जैसे अगर हम गवर्नेंस के साथ देखें तो सिविल सेवा और सुशासन है, तो ये पीएसआईआर में भी आ जाता है। अब जैसे क्वेश्चन 2021 में एक आया कि संस्थागत गुणवत्ता आर्थिक प्रदर्शन का एक प्रमुख चालक है। इस परिप्रेक्ष्य में भारतीय लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए सिविल सेवा में कौन कौन से सुधार किए जा सकते हैं, सुझाव दीजिए। वहीं पेपर पीएसआईआर के पेपर फर्स्ट में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सिविल सेवाओं की भूमिका की विवेचना कीजिए, क्या प्रशासनिक सुधार सुशासन को गहरा बना सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि बेबरियन नौकरशाही की जब हम बात करते हैं, क्योंकि नौकरशाही का जो परंपरागत सिद्धांत है वो बेबरियन है, तो बेबरियन नौकरशाही के सिद्धांत को हम पढ़ते हैं, वो पीएसआईआर में पढ़ेंगे तो जीएस में वो अपने आप जो है सुशासन में या शासन में तैयार हो जाता है। क्लियर। बात आती है कि जीएस का पेपर फर्स्ट और पीएसआईआर पेपर फर्स्ट अगर हम देखें तो जैसे आपने देखा होगा कि जीएस का पेपर फर्स्ट जो है वो हिस्ट्री से संबंधित है और आप पीएसआईआर के पेपर फर्स्ट का जो सेकंड पार्ट है उसमें आप जो है आपने देखा होगा कि राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ते हैं, तो वहाँ से टॉपिक जैसे यहाँ पर क्षेत्रीयता और उपराष्ट्रवाद है। वहीं पर अगर क्वेश्चन देखोगे कि जीएस के पेपर फर्स्ट 2020 में क्वेश्चन आया था कि भारत में क्षेत्रीयता सांस्कृतिक अभिव्यक्ति की बढ़ती प्रवृत्ति का परिणाम है, चर्चा कीजिए। वहीं पर यहाँ से इस टॉपिक को क्वेश्चन आपके भारतीय राजनीति से भी पूछा है, जैसे स्वतंत्रता के बाद भारत में उपराष्ट्रीयतावाद के उदय में योगदान देने वाले कारकों की विवेचना कीजिए। तो मेरा कहने का मतलब है कि जब आप पीएसआईआर के फर्स्ट पेपर का जो सेकंड पार्ट है उसमें जब आप राष्ट्रवाद को पढ़ते हो या राष्ट्रीय आंदोलन को जैसे पढ़ते हो तो ये मैच कहीं ना कहीं जीएस के फर्स्ट पेपर के साथ कुछ टॉपिकों के साथ ओवरलैप कर जाता है। ओके, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि भाई हवा में कोई बात नहीं है। आप अगर क्वेश्चनों का मैचिंग करके देखोगे, मिलान करके देखोगे तो बहुत से क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो पीएसआईआर में 7-8 साल पहले पूछे गए और वो अब जीएस में आ रहे हैं, या जीएस में आए हैं वो पीएसआईआर में पूछे गए हैं। ठीक है, तो ऐसे कई बहुत से ओवरलैप होते हैं। अब जीएस का जैसे पेपर थर्ड देखो और पीएसआईआर का पेपर सेकंड देखो, तो जैसे आप पेपर सेकंड में सीमा सुरक्षा और रणनीतिक नीति को पढ़ते हो, वहीं पर आप पेपर थर्ड का क्वेश्चन देखो 2020 का कि भारत की सीमा सुरक्षा को कौन कौन सी चुनौतियां हैं और सीमा प्रबंधन को मजबूत करने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं। वहीं आप देखोगे पीएसआईआर के सेकंड पेपर में क्वेश्चन पूछा है कि भारत के सीमा विवादों और उनकी राष्ट्रीय सुरक्षा पर रणनीतिक प्रभावों की विवेचना कीजिए। ठीक है, अब जैसे जीएस का पेपर 4 है एथिक्स वाला और पीएसआईआर का पेपर फर्स्ट है, जैसे आप देखोगे क्योंकि हम यहाँ पर थिंकर्स का पोर्शन पढ़ते हैं, जैसे एक संवैधानिक नैतिकता है। अब संवैधानिक नैतिकता को लेकर आपने देखा होगा कि क्वेश्चन जीएस के सेकंड पेपर में भी पूछा है और पीएसआईआर में भी पूछा गया है। जैसे आप संवैधानिक नैतिकता से क्या समझते हैं, शासन व्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो अब बात यहाँ पर आती है कि जैसे यहाँ आप राजनीतिक सिद्धांत की बात करें, ठीक है, जैसे डॉक्टर अंबेडकर की संवैधानिक दृष्टि के संदर्भ में संवैधानिक नैतिकता की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। ओके, अब ये तो मैंने आपको समझाया कि किस तरीके से मेंस की परीक्षा ओवरलैप होती है। ओके, तो इसका मतलब जीएस का जो सेकंड पेपर है, जीएस का फर्स्ट पेपर है, जीएस का थर्ड पेपर है, जीएस का 4 पेपर है, फिर एसए है, फिर इंटरव्यू है, इन सब के साथ इसकी ओवरलैपिंग है और यही सबसे इसकी बेस्ट खासियत है। ठीक है, अब जैसे अगर हम प्रीलिम्स के साथ भी इसका थोड़ा सा अगर हम कंपैरिजन करें, क्योंकि बातें ये है कि भाई ठीक है तथ्यात्मक चीज़ें भी कुछ ना कुछ होनी चाहिए,
तो अगर हम तथ्यात्मक बातों को करें, जैसे जीएस का प्रीलिम्स पेपर है 2025 का आया, तो आप 2025 के पेपर में आप देखिए कितने क्वेश्चन आए। मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, जैसे इंडियन पॉलिटी है 14 क्वेश्चन आए, आईआर अंतर्राष्ट्रीय संबंध 8 क्वेश्चन आए, तो टोटल ये 22 क्वेश्चन है। लगभग आप ये मान के चलो कि 22 से 25 क्वेश्चन जो है आ जाते हैं। इस बार थोड़े पॉलिटी के क्वेश्चन 2-3 कम थे, अन्यथा 17-18 के आसपास होते हैं। तो हम ये मान के चलते हैं 22 से 25 क्वेश्चन जो है आईआर और पॉलिटी को मिलाकर आते हैं। अब सिंपल सी बात आप ये देखिए कि अगर आपका पीएसआईआर मजबूत है तो आपका आईआर भी तैयार है और आपकी पॉलिटी भी तैयार। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, पीएसआईआर का ही सिलेबस बड़ा है। यानी कि कहने का मतलब है कि मान लो हम ये मान के चलते हैं कि पीएसआईआर में इंडियन पॉलिटी के 10 टॉपिक हैं, और जबकि जीएस में 10 टॉपिक नहीं मिलेंगे, जीएस में उससे कम मिलेंगे। यानी कि जीएस के सेकंड पेपर में पॉलिटी के टॉपिक हमने माने 8 हैं, तो आपके वहाँ पर 12 टॉपिक मिलेंगे। इसका मतलब पीएसआईआर में वो टॉपिक तो है ही जो आपके जीएस के सेकंड पेपर में दिए हैं, लेकिन इसके अलावा अन्य टॉपिक और भी हैं। ठीक है, तो पूर्ण रूप से अगर आप देखोगे तो पूर्ण रूप से ओवरलैप करता है। अब जैसे यहाँ पर इकोनॉमी की में 18 क्वेश्चन आए, एनवायरमेंट इकोलॉजी में 15 क्वेश्चन, हिस्ट्री में 14 क्वेश्चन, ज्योग्राफी में 12 क्वेश्चन, साइंस टेक में 13 क्वेश्चन, सोशल इश्यू में लगभग 3 क्वेश्चन। तो इसका मतलब ये है कि 22 से 25 क्वेश्चनों की महत्ता बहुत अधिक है। और आप वैसे भी देखोगे कि तो हिंदी मीडियम के लिए पीटी निकालना जो है टेढ़ा काम है, इतना आसान नहीं है। मैं यहाँ पर भी बता दूं कि हिंदी मीडियम का अगर मेंस का रिजल्ट देखें तो बहुत अच्छा है। अगर आप परसेंटेज वाइज देखें, जैसे पॉलिटिकल साइंस की ही बात करें हम, तो जितने बच्चे पॉलिटिकल साइंस हिंदी मीडियम से मेंस की परीक्षा देते हैं और इंग्लिश मीडियम के जितने बच्चे मेंस की परीक्षा देते हैं, तो उसमें परसेंटेज वाइज देखा जाए तो हिंदी मीडियम का रिजल्ट अच्छा है। क्योंकि इंग्लिश मीडियम में बच्चों की तादाद बहुत ज़्यादा होती है, उनका पीटी जो सफलता रेशो बहुत ज़्यादा है, हिंदी मीडियम का उतना सफलता रेशो नहीं है। यही कारण है कि हिंदी मीडियम की विफलता ज़्यादा है, अन्यथा परसेंटेज बहुत अच्छी है सफल होने की। तो ये है कि पीटी इसका मतलब आप लोगों के लिए हिंदी मीडियम में खासकर बड़ा इम्पोर्टेंट भूमिका निभाता है। अब लगाइए कि अगर यहाँ से हम तो ये मान के चल रहे हैं 25 क्वेश्चन आ रहे हैं और आप इनमें से 21-22 क्वेश्चन भी सही कर पा रहे हैं, और आपको 25 क्वेश्चन और बेहतर करने हैं, तो आप लगाइए आधा काम तो पीएसआईआर ने ही कर दिया, 50% का काम तो पीएसआईआर कर ही रहा है भाई। 45 क्वेश्चन अगर आपके सही हैं जो है प्लस माइनस करके, तो इसका मतलब आपका पीटी रिजल्ट हो जाएगा भाई। आप ज़्यादा से ज़्यादा ये मान के चलो कि 50 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए, और 50 क्वेश्चन सही हैं तो इसका मतलब आपका पीटी क्लियर है। और यही सबसे ज़्यादा हिंदी मीडियम को दिक्कत होती है। तो इवन पीटी पे भी हमें बहुत अच्छे से फोकस करना चाहिए। हमें ये भी देखना चाहिए कि भाई पीएसआईआर को अगर हम लेते हैं तो इससे हमें पीटी में क्या फ़ायदा है, मेंस में क्या फ़ायदा है, क्योंकि एक रणनीति का हिस्सा होता है। तो रणनीति के तहत देखा जाए, तथ्यात्मक तरीके से, तार्किक तरीके से अगर हम देखें, क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट का जब हम चुनाव करते हैं तो वहाँ ये ठीक है कि भाई आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, आपकी क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, लेकिन साथ में हमें ये भी देखना चाहिए कि हमें उसको तार्किकता के तराजू में भी तोलना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आंख बंद करके अगर हम कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट ले लेते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारे लिए ही खतरनाक हो सकता है। तो इसका मतलब पीटी में इसकी बहुत बड़ी भूमिका है, और इसको मैं हवा में नहीं बता रहा, आप खुद देख सकते हो। आप पिछले पेपरों को उठा के देखिए, पीएसआईआर का सिलेबस आप देखिए, तो आपको बड़ा फायदा है। मैं एग्जाम्पल भी देता हूँ आपको कैसे क्वेश्चन है। जैसे यूपीएससी की प्रीलिम्स परीक्षा में एक क्वेश्चन आया था 2019 में। क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा किए गए कथनों के अनुरूप है। अब उसमें ऑप्शन था कि संवैधानिक नैतिकता का अर्थ संविधान में वर्णित आदर्शों के प्रति निष्ठा है, विधायिका को जनमत से ऊपर होना चाहिए, संसद को न्यायपालिका पर वरीयता दी जानी चाहिए, धर्म को राष्ट्र की आद। तो obvious सी बात है, आंसर तो यही होगा। ठीक है, तो संविधान में जो वर्णित आदर्श हैं उनके प्रति जो निष्ठा है उसी को हम संवैधानिक नैतिकता कहते हैं। जैसे न्याय है, समानता है, स्वतंत्रता है, मानव गरिमा है। तो ये सब क्या है,
ये संवैधानिक नैतिकता के रूप में है। ठीक है, क्लियर है। और ये जो संवैधानिक नैतिकता वर्ड है वो ना तो हमारे संविधान में वर्णित है और ना ही इस शब्द को परिभाषित किया गया है। ओके, हालांकि अंबेडकर साहब ने संविधान सभा की जब डिबेट चल रही थी तो उसमें इस शब्द का प्रयोग किया था। तो आंसर तो बन गया, ये समझ में आ गया आपको। अब देखिए पीएसआईआर कितना महत्वपूर्ण है। अब जैसे हम आईआर के साथ इसका संबंध देख लें, जैसे आईआर में एक क्वेश्चन आया 2020 में, जैसे संयुक्त राष्ट्र जैसे निम्नलिखित पर कथनों पर विचार कीजिए। संयुक्त राष्ट्र की सामान्य सभा प्रत्येक सदस्य देश को एक मत, वन वोट प्रदान करती है। भाई आपने देखा होगा कि 193 सदस्य देश हैं। अब हर देश की एक वोट है, चाहे छोटा हो बड़ा हो। तो ये तो स्टेटमेंट तो सही है। सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों को वीटो अधिकार प्राप्त है। वो आप जानते हो कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 15 सदस्य देश होते हैं और 5 स्थायी हैं। अमेरिका है, रूस है, फ्रांस है, ब्रिटेन है, चाइना है। ठीक है, और भारत ताबड़तोड़ मेहनत कर ही रहा है इसके लिए। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव का चयन सुरक्षा परिषद की अनुशंसा पर महासभा के द्वारा किया जाता है। ये भी स्टेटमेंट सही है। तो इन सबको आप कहाँ पढ़ते हो? पीएसआईआर में पढ़ते हो, क्योंकि उसमें यूएनओ का एक पूरा एक टॉपिक है। तो आंसर क्या बन जाएगा? आंसर डी बन जाएगा। क्लियर? तो इसका मतलब ये है कि पीएसआईआर पीटी के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। 22 से 25 मार्क्स जो है इससे ओवरलैप, 25 क्वेश्चन, 22 से 25 क्वेश्चन ओवरलैप कर जाते हैं। तो मेरी आवाज तो क्लियर है ना बेटा? आवाज तो क्लियर आ रही है? अब यहां से बढ़ने के बाद हमारे दिमाग में और भी कई चीजें होती हैं। ठीक है, तो पहली बात तो हमने ये बता दिया कि भाई पीएसआईआर क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है, कौन कौन से हमारे भ्रम है इसको लेकर। लेकिन अब कई बार आपके दिमाग में कुछ चीजें और उठती हैं कि किसी ऑप्शनल सब्जेक्ट का जब हम चुनाव करते हैं तो हमारे समक्ष कौन कौन सी कसौटी होनी चाहिए, किन कसौटी किन तराजू पर हमें किसी ऑप्शनल सब्जेक्ट को तोलना चाहिए। अब जैसे कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि देखिए सबसे बड़ी बात होती है आपका इंटरेस्ट, आपकी क्यूरियोसिटी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं ये नहीं कह रहा कि पीएसआईआर का ही आप चुनाव करो। ठीक है, आपका जिस सब्जेक्ट में इच्छा हो, जिस सब्जेक्ट के प्रति आपकी जिज्ञासा हो, क्यूरियोसिटी हो, सब्जेक्ट का चुनाव, यानी कि सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट तो यही है। तो जब आप कोई चुनाव करते हो तो सबसे पहले तो आप अपने इंटरेस्ट को देखो, क्यूरियोसिटी को देखो। ठीक है, उसके बाद अपनी एकेडमिक बैकग्राउंड को भी देखो। सिंपल सी बात है कि बहुत अच्छी बात है आपने पॉलिटिकल साइंस लिया है, तो और बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा। फिर सिलेबस की स्पष्टता और सीमितता को देखो। अब इसका सिलेबस, जैसे खासकर पीएसआईआर का सिलेबस ना तो बहुत छोटा है ना बहुत बड़ा है। ठीक है, और एक सबसे बड़ी बात यह है कि हमें ये भी देखना चाहिए कि हम टाइम मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं। तो जीएस के साथ उसका कितना ओवरलैप है, मेंस के साथ, पीटी के साथ, ये हमें इस कसौटी पे ऑप्शनल सब्जेक्ट को तोलना चाहिए। स्टडी मटेरियल और गाइडेंस की उपलब्धता देखनी चाहिए। जैसे मान लो आप कोई भी जैसे भाषा का सब्जेक्ट ले लो, जैसे बहुत सी भाषाएं हैं भाई, हिंदी में तो मटेरियल बहुत अच्छा है, लेकिन और कई भाषाएं होती हैं उनमें मटेरियल इतना अच्छा नहीं है। तो हमें जो सब्जेक्ट लिया जाता है उसका हमें मटेरियल भी देखना चाहिए कि उतना संसाधन है या नहीं है, उसकी उपलब्धता है या नहीं है। पिछले वर्षों का आप प्रदर्शन देखो कि भाई सक्सेस रेशियो क्या है, टॉपर ट्रेंड क्या है। तो अगर मैं इसको पीएसआईआर के साथ अगर तोलूं तो ऑब्वियस सी बात है पीएसआईआर का सक्सेस रेशियो अच्छा है। टॉप 10 में तो 3-4 लोग होते ही हैं पीएसआईआर को लेकर, और टॉपर ट्रेंड है ही इसका। और उत्तर लेखन शैली और विषय की प्रगति तो डेफिनेट है। आंसर राइटिंग जो कंपेबिलिटी है वो पीएसआईआर की बहुत अच्छी है। आप आंसर राइटिंग को बेहतर ढंग से आप लिखना सीख पाते हो। ओके, खैर ये विषय हैं। और सबसे बड़ी बात होती है, देखिए मेरा खुद का मानना ये है कि बेशक आप उस पृष्ठभूमि के नहीं हो, लेकिन आपकी उस सब्जेक्ट में रुचि है तो डेफिनेट है वो सब्जेक्ट आपके लिए बेहतर है। अब कई बार हमारे दिमाग में बातें आती हैं कि हमें पीएसआईआर की तैयारी कैसे करनी चाहिए।
अब देखिए यहाँ पर ये टॉपिक बड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है, हम 300 प्लस मार्क्स कैसे लेके आए, हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जैसे पीएसआर की जो पेपर है उसका आप सिलेबस अंडरस्टैंडिंग क्लियर होनी चाहिए। देखिए बहुत छोटी बात है, लेकिन सबसे पहले तो हमें ये होना चाहिए कि हमारा जो भी ऑप्शनल सब्जेक्ट है हमें उसका सिलेबस पता होना चाहिए, उसकी अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। बहुत से स्टूडेंट हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट एक एक साल दो दो साल हो जाते हैं, लेकिन और जो एक अंडरस्टैंडिंग होती है सब्जेक्ट में सिलेबस को लेकर वो नहीं बन पाती है। तो कुल मिलाकर पहली बात तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि भाई ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसकी जो आ, उसकी संरचना आपको समझना होगा। जैसे यहाँ पेपर फर्स्ट पॉलिटिकल थ्योरी और इंडियन पॉलिटी से संबंधित है, ठीक है। इसमें आप देखोगे दो तरह के पेपर फर्स्ट में दो पार्ट होते हैं, एक तो पार्ट ए और एक पार्ट बी। यहाँ पर राजनीतिक सिद्धांत है, पॉलिटिकल थ्योरी। पॉलिटिकल थ्योरी का मतलब जैसे न्याय हो गया, समानता हो गया, स्वतंत्रता हो गया, आपका लोकतंत्र हो गया, शक्ति हो गया, राजनीतिक विचारधाराएं हो गए, पॉलिटिकल थ्योरी में ये। फिर यहाँ थिंकर्स का पोर्शन आपका आ जाता है, जैसे इंडियन थिंकर्स हैं, जैसे आपके वेस्टर्न थिंकर्स हैं। तो वेस्टर्न थिंकर्स में 9 थिंकर्स हैं, जैसे आप देखते हो कि भाई प्लेटो हैं, आपके अरस्तु हैं, मैकियावेली हैं, हॉब्स हैं, आपका लॉक हैं, जेएस मिल हैं, मार्क्स हैं, ग्रामसी हैं, अन्ना हारेंट हैं। ऐसे ही अगर आप देखोगे तो अगर हम इंडियन थिंकर्स की बात करें तो उसमें जैसे धर्मशास्त्र को पढ़ना होता है, ठीक है। इसके अलावा जैसे बौद्ध बौद्ध धर्म के सिद्धांत हैं, गांधी जी हैं, अंबेडकर हैं, एम एन रॉय हैं, ठीक है, सर सैयद अहमद खान। इस तरीके से 5 थिंकर्स हैं इसमें, इंडियन जो थिंकर्स हैं। सेकंड वाला पार्ट पूरा का पूरा आपका जो है अ, यानी कि राष्ट्रीय आंदोलन को लेकर है और इंडियन पॉलिटी और गवर्नेंस को लेकर है। ओके, जो पूरे तरीके से मैच खाता है जीएस के सेकंड पेपर के साथ। यहाँ पर मैं ये भी बता दूं, होता क्या है कि देखिए एक रणनीति ये भी होती है। आप कुल मिलाकर देखो, जैसे जो पार्ट होता है उससे 14 क्वेश्चन आते हैं, यहाँ भी 14 क्वेश्चन आएंगे। टोटल एक पेपर में 28 क्वेश्चन हो गए। पहला और पांचवा क्वेश्चन अनिवार्य होता है और उसमें 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 10-10 नंबर के। अब होता क्या है कि हमें ये भी देखना होता है, हमारी एक स्ट्रेटजी भी होती है कि हम किस पोर्शन पर अच्छे से फोकस करें। हालांकि हमें जो भी पेपर के पार्ट होते हैं उन पर समान फोकस करना होता है, ठीक है, लेकिन उस पार्ट ए में हमें ये भी देखना होगा कि हमें कौन सा पोर्शन अच्छे से, जैसे तुम पॉलिटिकल थ्योरी का टॉपिक आप पढ़ो, जैसे ये टॉपिक है पॉलिटिकल थ्योरी, जैसे न्याय हो गया, लोकतंत्र हो गया, आपका लोकतंत्र के अलावा जैसे आपका शक्ति हो गया, समानता हो गया। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हर टॉपिक से क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। जैसे मैं अगर यहाँ थोड़ा सा स्ट्रेटजी हल्का सा बताऊं आप लोगों को, तो ये पेपर जो फर्स्ट है यहाँ पर आप एवरेजन देखोगे तो 7 से 9 क्वेश्चन आपके पॉलिटिकल थ्योरी से आए हैं। आपका 3 से 4 क्वेश्चन हर साल जो है किससे आए, वेस्टर्न थिंकर से आए हैं। और आपका 2 से 3 क्वेश्चन किससे आए हैं, आपके इंडियन थिंकर से आए हैं। तो इसका मतलब आपकी स्ट्रेटजी अब क्या बनती है, यहाँ पर स्ट्रेटजी ये बनती है कि पहले पार्ट में से या तो 3 क्वेश्चन करो या 2 क्वेश्चन करो। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर ये पोर्शन सबसे इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से करिए ताकि आपकी आंसर लिखने की जो क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो हमें एक स्ट्रेटजी भी अपनानी होती है, हमें देखना होता है पिछले साल के 10 क्वेश्चन पेपर को उठा के देखना होता है कि कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं, किस ट्रेंड में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये एक तरह की रणनीति होती है। अब पेपर सेकंड है, जैसे आपने देखा होगा कि पेपर सेकंड कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, तुलनात्मक राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंध है। जैसे इसमें पार्ट ए जो है वो तुलनात्मक राजनीति और थ्योरीज का है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध की थ्योरीज है। और पार्ट बी में इंडिया और विश्व एक तरीके से, ठीक है। तो अब यहाँ पर बात आती है कि भाई अगर आप देखोगे
जैसे स्रोत की बात करते हैं तो हमें हमेशा एक स्टैंडर्ड बुक्स लेनी चाहिए, ठीक है, और हमें नोट्स का भी यूज करना चाहिए। तो पहली बात तो कुछ एनसीईआरटी हैं, जैसे समानता, न्याय, लोकतंत्र। तो 11वीं क्लास की जो एनसीईआरटी है वो पॉलिटिकल थ्योरी से संबंधित है, तो हमें एनसीईआरटी को भी पढ़ना चाहिए। इसके अलावा जो टीचर के अपने नोट्स हैं उन पर हमें थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना चाहिए, और कोई ना कोई हमें स्टैंडर्ड बुक हमें पढ़ लेनी चाहिए, ठीक है, एक मतलब स्टैंडर्ड बुक रखनी चाहिए। हालांकि दृष्टि संस्थान जो है आपको बुक देता है, यानी कि जो भी आपके जैसे आपका पेपर फर्स्ट है तो पेपर फर्स्ट में आपको 3 बुकलेट आपको मिल जाएंगी, और पेपर सेकंड में आपको 2 बुकलेट, यानी कि दृष्टि संस्थान के द्वारा आपको 5 बुकलेट दी जाती है। तो ये दृष्टि संस्थान की तरफ से जो है, तो यहाँ पर जैसे बहुत से बच्चों के पास सोर्स नहीं हो पाता है, ठीक है, कहाँ से पढ़ें कैसे पढ़ें, तो वहाँ पर आपको एक्स्ट्रा बुक लेने की आवश्यकता नहीं है, एनसीईआरटी सबके पास होती है। और दूसरी बात, सबसे बेहतर होता है क्योंकि टीचर के नोट्स होते हैं, टीचर अंडरस्टैंडिंग क्लियर करता है, और उनके आपको शॉर्ट्स नोट्स बनाने चाहिए। जैसे होता क्या है कि मेंस में बहुत बड़ा सिलेबस हो जाता है, तो आपको जैसे आपको एक टॉपिक, मान लो मैंने जस्टिस का टॉपिक कराया, तो साथ के साथ 2 पेज छोड़कर आपको उसके शॉर्ट्स नोट्स भी बनाने चाहिए साथ के साथ, ताकि जब एग्जामिनेशन हो तो आप शॉर्ट्स नोट्स पर पूरा फोकस करें और आंसर को अच्छे तरीके से रिवीजन कर पाएं और आंसर को प्रभावी तरीके से लिख पाएं। क्योंकि देखिए, अब हम शक्तिमान तो है नहीं, ठीक है, और आइंस्टीन जैसा हमारा दिमाग तो है नहीं कि हम एक बार पढ़ेंगे सब कुछ हमें याद हो जाएगा। तो होता क्या है कि हमें आईएएस बनना है, और आईएएस बनने के लिए हमें बहुत सी चीज़ें बार बार पढ़नी होती हैं, तब बार बार जब पढ़ते हैं तो वो ज़्यादा क्लिक होती हैं। आंसर में कई बार क्या होता है कि अगर हम सिंपल आंसर भी लिख के आते हैं लेकिन उसकी जो कंटेंट की नीड होती है वह लिख के आ जाते हैं, तो हमें अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि ज़्यादा के चक्कर में हम आंसर ही नहीं लिख ही पाते, हमें पता ही नहीं है कि वो क्या चीज़ है। तो एक रिवीजन की बहुत बड़ी भूमिका होती है, इसलिए रिवीजन करने के लिए आप ऑप्शनल सब्जेक्ट का शॉर्ट्स नोट्स साथ के साथ जो है टॉपिक वाइज बनाते चलें, ताकि आप रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें और मार्क्स को ज़्यादा से ज़्यादा ला सकें। ओके, तो एक स्टैंडर्ड बुक और नोट्स हो गया, ठीक है, और इस काम में मैं आपकी जो है क्लास में मदद तो करूंगा ही, ठीक है। एक होता है उत्तर लेखन कला, जैसे आंसर राइटिंग होता है। तो आपने देखा होगा कि आंसर राइटिंग को अगर हम देखें तो ऑब्वियस सी बात है कि जैसे हमारा पढ़ाने का तरीका क्या होता है, मेरा पढ़ाने का तरीका, जैसे मान लो मैंने कोई टॉपिक आपको डेमोक्रेसी का पढ़ाया, तो डेमोक्रेसी से अब से 10 साल में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए तो उनको तो बताया ही जाता है, साथ में ट्रेंड के हिसाब से कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं उस तरीके से मॉडल क्वेश्चन भी आपको बताए जाते हैं। फिर कहीं ना कहीं 1-2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कराई जाती है, ठीक है, क्यों, ताकि आपका एक लिखने का तरीका जो है आगे बढ़े, क्योंकि जब तक आप आंसर राइटिंग नहीं करोगे तब तक आप अच्छे से आंसर राइटिंग नहीं कर पाओगे। अब इसको मैं ऐसे ही समझाऊंगा आप लोगों को, जैसे मान लो आप ऑनलाइन, जैसे मान लीजिए आप कहते हो कि सर हमें तो ड्राइविंग जो है सिखा दीजिए। अब मैं कहने लगूं तुम्हें कि देखो ये क्लिच है, ये ब्रेक है, ठीक है, अब जब आगे कोई ब्रेकर आएगा तो फिर ब्रेक मारने हैं, फिर धीरे धीरे क्लिच छोड़नी है, फिर ये, तो क्या आप गाड़ी चलाना सीख जाओगे? नहीं ना। होता क्या है कि ये जो मैंने निर्देश दिए हैं ये सहायक तो हैं, लेकिन गाड़ी चलाना आप तभी सीख पाओगे जब आप खुद जो है सीखोगे, जब तक आप उसका प्रैक्टिकल नहीं करोगे। यही चीज़ आंसर राइटिंग में भी होती है। अगर आप आंसर राइटिंग वाकई बेहतर करना चाहते हो तो डेली आपको 1-2 क्वेश्चन की आंसर राइटिंग करनी होगी, ठीक है, और जो मेरे द्वारा जो निर्देश या डायरेक्शन होंगे उनका पालन करना होगा। धीरे धीरे आंसर राइटिंग आपके 1-1.5 महीने में बहुत अच्छी होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो तरीका आंसर राइटिंग का यही होता है, ठीक है, मेरे कहने मात्र से आंसर राइटिंग आपकी अच्छी नहीं हो सकती जब तक आप खुद लिखोगे नहीं। ओके, अब बात आती है कि आंसर राइटिंग का, जैसे अगर हम फॉर्मेट देखें, मैं थोड़ा सा ये बता रहा हूँ कि आप कैसे 300 प्लस मार्क्स ला सकते हो। एक हल्का सा एक आइडिया दे रहा हूँ। देखिए, कोई भी क्वेश्चन होता है उसमें अगर फॉर्मेट देखें तो एक इंट्रो होता है, भूमिका, एक मुख्य पार्ट होता है, एक कंक्लूजन होता है। देखिए, जब आप आंसर लिखते हो तो
आंसर में हमेशा दो चीजें होती हैं। एक तो होता है कंटेंट, कि हमें क्वेश्चन के हिसाब से कंटेंट क्या देना है, और एक होता है डायरेक्शन। डायरेक्शन मतलब जो दिशा निर्देश है। अब जैसे मान लो कोई क्वेश्चन पूछा जाए, अब कंटेंट का मतलब तो यही है कि जो उसमें पूछा गया वो लिखना ही है। डायरेक्शन का मतलब होता है कि जो, जैसे मान लो क्वेश्चन में पूछा आलोचनात्मक मूल्यांकन, तो आलोचनात्मक मूल्यांकन ये क्वेश्चन के डायरेक्शन को बता रहा है। या पूछा जैसे विवेचना कीजिए या स्पष्ट कीजिए या टिप्पणी कीजिए। अब जैसे मान लो आलोचनात्मक मूल्यांकन है, तो इसका मतलब आपको पक्ष और विपक्ष तो देना ही होगा। मान लीजिए टिप्पणी पूछा है, तो टिप्पणी का मतलब, कमेंट का मतलब ये है कि आप अपना पक्ष भी उसमें डाल सकते हो। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं। ठीक है, तो हमेशा क्वेश्चन में कंटेंट और डायरेक्शन को ही देखा जाता है, ताकि आप एक बेहतर आंसर लिख सकें। और वैसे जब आप आंसर लिखते हो तो एक सिंपल सी बात है कि उसमें केस स्टडी का यूज करिए, आप उसको इंटरलिंक करिए, फर्स्ट का सेकंड के साथ, सेकंड का थर्ड के साथ। ठीक है, तो जितना अच्छा आप इंटरलिंकेज कर पाएंगे आंसर को, उतना ही आपका आंसर पॉजिटिव बनेगा, और एक तरीके से जो है मैं कहूँ तो एक क्रिएटिव आंसर बनेगा। यूपीएससी क्रिएटिव आंसर चाहती है। तो आप औरों से बेहतर कैसे हो पाओगे? और औरों से बेहतर तभी तो हो पाओगे जब आप इंटरलिंक करना सीख जाओगे, क्योंकि सबका एग्जाम्पल एक जैसा तो होगा नहीं, सबका अलग अलग होगा, और यही चीज आपको आगे बढ़ा देती है। आंसर में थोड़ा सा ये भी होता है कि जब आप आंसर लिखते हो तो आंसर में तथ्यात्मक चीजों को देना भी जरूरी होता है, क्योंकि तथ्यात्मक चीजें देने से भी आपके आंसर की विश्वसनीयता बढ़ जाती है। ठीक है, जैसे कोई जो है, कोई रिपोर्ट है, किसी सूचकांक की रिपोर्ट है, कोई समिति की रिपोर्ट है, कोई केस स्टडी है, या जैसे कोई एग्जाम्पल है, ये देने से, जैसे आप देखोगे कि जो हमेशा इंट्रो होता है वो प्रश्न की मांग समझाकर थ्योरी या केस से शुरू करते हैं। फिर बॉडी में आप जो पूछा गया वो थ्योरी, समसामयिकी, उदाहरण, डेटा या डिबेट जो भी है वो लिखिए। फिर एक कंक्लूजन, एक सुझाव, समाधान, और समकालीन रिलेवेंस, मतलब उसको समकालीन संदर्भ में भी जोड़ना होगा। क्योंकि सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब आप किसी ऑप्शनल सब्जेक्ट को पढ़ते हो तो वहाँ सबसे पहला पॉइंट ये बनता है कि आज के संदर्भ में ये जो टॉपिक है वो कितना प्रासंगिक है। यहीं से हमारी व्यवहारिक समझ होती है। इन चीज़ों को थोड़ा सा अगर हम फोकस करके चलेंगे तो आप बहुत अच्छे बेहतर आंसर लिख पाएंगे। हालांकि हम क्लास में डिस्कशन करेंगे इस बात को लेकर कि बेहतर आंसर कैसे होता है। ठीक है, अब की एलिमेंट अगर हम देखें तो जैसे थिंकर्स का इंटीग्रेशन। भाई जैसे मान लो आप चाणक्य है, या मान लो मैकियावेली है, या गांधी जी या अम्बेडकर है, तो इसको सेकंड पेपर के साथ ऐड कर दो। जैसे मैं अगर आपसे कहूं कि अगर मैं जैसे मैं कहूं पावर पॉलिटिक्स वर्सेस, जैसे मैं कहूं मॉरल पॉलिटिक्स, तो आज आप देखोगे कि इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर अटैक किया, तो इसका मतलब ये पावर पॉलिटिक्स को बढ़ावा दे रहा है कि नहीं दे रहा? तो मार्गिन थाउ का जो यथार्थवाद है वो पावर पॉलिटिक्स की बात करता है। वहीं पर आप देखोगे जो गांधी जी हैं वो मॉरल पॉलिटिक्स की बात करते हैं, वहीं पर कौटिल्य और मैकियावेली पावर पॉलिटिक्स की बात करते हैं। तो एक कहने का मतलब है कि आप इसको इंटीग्रेट करिए। आपके मार्क्स तभी बेहतर बनेंगे जब आप जो है थिंकर्स के साथ सेकंड पेपर को जो है कोरिलेट कर देते हैं, या फिर जो है सेकंड पेपर को फर्स्ट पेपर के साथ कर देते हैं। फिर आईआर में करंट अफेयर्स लिंक को जोड़िए, फिर पेपर फर्स्ट पेपर इनको क्रॉस लिंक करिए, मतलब वही। फिर आप डायग्राम, जैसे इंडिया वर्ल्ड मैप है, थोड़ा डायग्राम का यूज करिए, फ्लो चार्ट का यूज करिए। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको जो है आपके आंसर को बहुत बेहतर करती है। आपका पढ़ने का तरीका टॉपिक वाइज प्रिपरेशन स्ट्रेटजी होना चाहिए। ठीक है, टेस्ट सीरीज और फीडबैक कल्चर यूज करें। आप टीचर से जो है क्वेश्चन को चेक करवाएं, पूछें कि कहाँ गलती है, फिर लिखें। और फिर स्कोरिंग सीक्रेट्स यानी कि सीक्रेट्स को अपनाएं। जैसे ये क्या है कि पहली बात तो टॉपिक की कंसेप्चुअल यानी कि कंसेप्चुअल क्लियरिटी होनी चाहिए। जैसे मैंने कहा संवैधानिक नैतिकता,
तो संवैधानिक नैतिकता का एक लाइन में या 1.5 लाइन में मतलब क्लियर होना चाहिए कि ये संवैधानिक नैतिकता ये होती है। फिर कंटेम्प्रेरी रिलेवेंस होना चाहिए, समकालीन संदर्भ में उसको आप देखिए कहाँ प्रासंगिक है। और फिर इंटरलिंक विद इन PSIR के साथ, GS के साथ, ऐसे के साथ। यही है तरीका आंसर लिखने का। ठीक है, अगर ये चीज़ें जब आप मान लीजिए कोई आंसर लिख रहे हो PSIR में, तो 1-2 थिंकर्स का यूज करिए, उसको इंटरलिंक करिए। ठीक है, उसमें फ्लो चार्ट की आवश्यकता, फ्लो चार्ट का यूज करिए, वगैरह वगैरह। तो मेरा कहने का मतलब है कि मैंने कुछ इस तरह के पॉइंटों पर आपको डिस्कशन किया कि हम 300 प्लस मार्क्स भी बेहतर तरीके से ला सकते हैं। ओके, अब ये जो 14 जुलाई से आपका PSIR की क्लास करोल बाग में स्टार्ट होगी, ये ऑफलाइन भी होगी, ऑनलाइन भी होगी। ठीक है, तो आप दोनों तरीके से इसको आप पढ़ सकते हो। शाम के टाइम यानी कि 3 बजे का इसका टाइमिंग रहेगा। ओके, और दूसरी बात देखिए, दृष्टि संस्थान के द्वारा आपको हर तरह की हेल्प यहाँ पर दी जाती है। जैसे 5 बुकलेट आपको यहाँ पर मिलेंगी। दूसरा, सैटरडे को हम जैसे टेस्ट पेपर का सिस्टम रखेंगे कि भाई जो भी हमने 5 दिन में पढ़ाया है तो उसका एक टेस्ट पेपर आपका होगा, तो वो कॉपी आप लोगों की चेक होके आएंगी टीचर के द्वारा। फिर आपको ये बताया जाएगा कि कहाँ आपकी कमियां हैं। रोज़ एक तरीके से हमारी डेली प्रैक्टिस भी होगी। मैं ये भी कोशिश करूँगा कि शॉर्ट्स नोट्स कैसे बनाते हैं, साथ के साथ शॉर्ट नोट्स बनाइए। फिर पिछले पेपर्स में यहाँ इस टॉपिक से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपका 2025 या 26 के मुताबिक किस तरीके के ट्रेंड के क्वेश्चन नए आ सकते हैं, तो मॉडल क्वेश्चन, ठीक है, वो दिए जाएंगे। इस तरीके से हमारी कहीं ना कहीं रणनीति होगी। ठीक है, बशर्ते कि आपके अंदर जो है पढ़ाई करने का जज्बा होना चाहिए। मेरी तरफ से तो पूरी भूमिका आप लोगों के लिए होगी। ठीक है, पूरी तत्परता होगी, पूरी मेहनत होगी। लेकिन कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट शुरू में तो अच्छा फोकस करता है, लेकिन बाद में वो फोकस नहीं कर पाता है 2 महीने 3 महीने तक। जबकि कम से कम 6 महीने अच्छे फोकस के साथ पढ़िए, और ये सिलेबस लगभग आप मान के चलिए कि 6 महीने में, लगभग 6 या 6.5 महीने में आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा लंबा नहीं, 14 जुलाई से जैसे मान लीजिए स्टार्ट हो रहा है, तो आप ये मान के चलो कि हम जो है जनवरी के ऐसे ही मान के चलते हैं 15 जनवरी तक हमारा ये जो है समाप्त हो जाएगा। क्लास आपकी लगभग डेली 2.5 घंटे या 3 घंटे की होगी, कम से कम 2.5 घंटे की तो रहेगी क्लास। और रेगुलर ये मंडे टू जो है फ्राइडे होगी, सैटरडे को एक तरह का हम टेस्ट पेपर रखेंगे। ओके, तो लगभग आप ये मान के चलो कि 350 से 400 घंटे में ये आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा। खैर, तो मिलते हैं आपसे 14 जुलाई को। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये रणनीति आपको समझ में आई होगी। ओके, नमस्कार, जय हिंद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।